सोचिए कि अचानक आपकी एक बहुत अच्छी खासी नौकरी छूट जाती है, या फिर बिना किसी खास वजह के आपकी किसी से मुलाकात होती है और देखते ही देखते वो इंसान आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। आमतौर पर जब ऐसी रैंडम घटनाएं घटती हैं, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, हम अक्सर यही कहते हैं कि यार ये तो बस किस्मत है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि ये महज एक इत्तेफाक है, या फिर हम खुद को हवा में उड़ते हुए उस पत्ते की तरह मान लेते हैं जिसका कोई तय रास्ता नहीं होता। मतलब हम बस ये मान लेते हैं कि ये सब एक रैंडम लॉटरी है। देखिए, ये तो बहुत ही आम इंसानी फितरत है ना। जब हमें किसी चीज के पीछे का लॉजिक या गणित समझ नहीं आता, तो हम अपनी तसल्ली के लिए उसे बस एक संयोग या इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को ना हर चीज को साफ साफ दिखने वाले कारणों के खांचे में बांटना पसंद है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर उन उड़ते हुए पत्तों के पीछे हवा का एक बहुत ही सटीक, मतलब एकदम मैथमेटिकल पैटर्न काम कर रहा हो? एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जो पहले से बता सके कि कौन सा पत्ता किस दिशा में और कितने डिग्री के कोण पर जाकर गिरेगा। अरे वाह, ये उपमा बहुत अच्छी है। और सच कहूं तो इसी पैटर्न को समझने की जिज्ञासा हमेशा से रही है। हाँ, और आज की हमारी ये गहन चर्चा ठीक इसी पैटर्न को डिकोड करने पर है। हमारे पास एस.एन. पांडे जी के बेहद विस्तृत और शानदार नोट्स हैं, जिनका विषय है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, जिसे शॉर्ट में BNN कहते हैं, और इसका फोकस है डायरेक्शनल चार्ट और ग्रहों का खेल। ये विषय अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मैं तो कहूंगी कि ये जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया और तार्किक नजरिया देता है। बिल्कुल। और यहाँ चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर दूं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी जादू टोने या अंधविश्वास पर बात करना बिल्कुल नहीं है। हम एक बेहद व्यवस्थित और तार्किक सिस्टम का विश्लेषण कर रहे हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को डिकोड करने का दावा करता है। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे BNN सिस्टम पारंपरिक ज्योतिष के उन पुराने नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। हाँ, मतलब वो जो लंबी लंबी चलने वाली महादशाएं होती हैं ना, उनको ये सिस्टम नहीं मानता। एकदम सही। दशाओं के बजाय ये दिशाओं, तत्वों और डिग्रियों के चेन सिस्टम का उपयोग करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सिस्टम की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये डायरेक्शनल चार्ट आखिर है क्या? अगर हम किसी भी इमारत को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी नींव देखनी होती है। पारंपरिक ज्योतिष में, जिसका नाम अक्सर लोग सुनते हैं, हम 12 भावों या 12 घरों की बात करते हैं। हाँ, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस ऐसे करके। बिल्कुल। लेकिन BNN की नींव इस तरह के 12 भावों पर आधारित नहीं है। इसकी पूरी नींव दिशाओं और तत्वों पर टिकी है। इसे ही डायरेक्शनल चार्ट या दिशात्मक कुंडली कहा जाता है। एक सेकंड रुकिए। जो लोग इस तकनीकी भाषा से बिल्कुल अनजान हैं, उनके लिए इस डायरेक्शनल चार्ट का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मेरा मतलब है, ये उन पुराने 12 घरों से कैसे अलग हैं? अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, तो पारंपरिक ज्योतिष में ग्रहों को अलग-अलग कमरों में बैठा हुआ माना जाता है। लेकिन BNN में कमरों की बजाय दिशाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। दिशाएं? मतलब पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? हाँ, बिल्कुल वही। इस सिस्टम में पूरे जीवन चक्र को 4 मुख्य दिशाओं और 4 तत्वों में बांट दिया गया है। इन दिशाओं को त्रिकोण या ट्राइन कहते हैं। मतलब ये राशियां एक साथ नहीं बैठी हैं, बल्कि एक ट्रायंगल बना रही हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। उदाहरण के लिए पूर्व दिशा को लेते हैं। पूर्व दिशा अग्नि तत्व है। इसमें 1, 5 और 9 नंबर की राशियां आती हैं। अच्छा, 1, 5, 9। हाँ, और ये पूर्व दिशा धर्म, इंसान की बुनियादी ऊर्जा, उसके बचपन के माहौल और एक स्वतंत्र स्वभाव को दर्शाती है। इसके बाद आती है दक्षिण दिशा। तो ये दक्षिण दिशा कौन सा तत्व है? दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व है। इसमें 2, 6 और 10 नंबर की राशियां हैं। पृथ्वी यानी मिट्टी, एक ठोस आधार। ये दिशा पूरी तरह से अर्थ यानी पैसा, करियर निर्माण और भौतिक संसाधनों से जुड़ी है। समझ आ रहा है। तो मतलब अगर अग्नि तत्व ऊर्जा है, तो पृथ्वी तत्व उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके करियर बनाना है। बिल्कुल। और इसी लॉजिक से देखा जाए तो पश्चिम दिशा वायु तत्व होगी, है ना, जिसमें 3, 7 और 11 राशियां आती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वायु हमेशा बहती रहती है, फैलती है। तो ये काम हमारी इच्छाओं की पूर्ति, आय, नेटवर्किंग और सामाजिक सामंजस्य का प्रतीक है। और अंत में बची उत्तर दिशा, जो कि जल तत्व होना चाहिए, यानी 4, 8 और 12 राशियां। एकदम सटीक। जल बहुत गहरा होता है ना,
तो ये मोक्ष हमारी सबसे गहरी भावनाओं, मानसिक शांति और पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है। ये तो बहुत ही क्लियर क्लासिफिकेशन है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा शक हो रहा है। कैसा शक? देखिए, ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे हम किसी व्यक्ति का केवल एड्रेस नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि वो किस दिशा की हवा में सांस ले रहा है। हाँ, ये एक अच्छा नजरिया है इसे देखने का। पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पूरा फोकस या उसके ज्यादातर ग्रह जल तत्व वाले त्रिकोण में फंसे हैं, तो क्या वो जीवन भर सिर्फ रोता रहेगा, भावनाओं में डूबा रहेगा और पिछले जन्म के हिसाब किताब में ही उलझा रहेगा? अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, लेकिन यहीं पर इस सिस्टम की असली खूबी सामने आती है। इसे किसी तत्व में फंसा हुआ महसूस करना नहीं कहेंगे। तो फिर इसे क्या कहेंगे? दरअसल ये 4 दिशाएं इंसान के जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों का एक सटीक रोड मैप है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से जल तत्व यानी उत्तर दिशा में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ दुखी रहेगा। अच्छा, तो फिर इसका क्या असर होगा उस इंसान पर? इसका मतलब ये है कि उसके इस जीवन का जो मेन लेसन है ना, वो भावनाओं को गहराई से समझना और आध्यात्मिक उन्नति करना है। ये दिशाएं हमें बस ये बताती हैं कि व्यक्ति की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से किस क्षेत्र में प्रवाहित होने के लिए बनी है। मतलब उसे भौतिक दुनिया की भाग-दौड़ से ज्यादा मानसिक शांति की तलाश होगी। बिल्कुल सही। उसे पैसे या पावर से ज्यादा आत्मिक संतुष्टि चाहिए होगी। तो ये एक तरह का पर्यावरण है जो हमारे लिए पहले से सेट है। अब यहाँ से एक और बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। पूछिए। पर्यावरण तो सेट हो गया, लेकिन इस पर्यावरण में रहने वाले ग्रहों का क्या? मतलब जब अलग अलग ग्रह इन अलग अलग तत्वों वाले पर्यावरण में जाते हैं, तो उनका बर्ताव कैसे बदलता है? क्या वो हर जगह एक जैसा ही बर्ताव करते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। और BNN की सबसे खास बात यही है, कोई भी ग्रह अकेले दम पर सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। मतलब उनका कोई फिक्स्ड नेचर नहीं है। उनकी अपनी एक मूल प्रकृति तो होती है, लेकिन उनका असली व्यवहार पूरी तरह से उस तत्व पर निर्भर करता है जिसमें वो बैठे होते हैं। वो उस पर्यावरण के गुण भी अपना लेते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं, ऐसे थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा है। चलिए सूर्य और मंगल का उदाहरण लेते हैं। ज्योतिष में इन दोनों को स्वाभाविक रूप से बहुत उग्र, गर्म और ऊर्जा से भरे ग्रह माना जाता है। ये एकदम आग की तरह है। तो जब ये आग वाले ग्रह अपने ही तत्व यानी अग्नि तत्व में होंगे, जो कि 1, 5, 9 राशियां हैं, तब क्या होगा? वो तो और भड़क जाएंगे, है ना? बिल्कुल भड़केंगे। वहां वे अत्यधिक प्रभावशाली, साहसी, निडर और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो अपने ही घर में आ गए हों। हाँ, आग को आग मिल गई। सही कहा। लेकिन अब जरा सोचे कि यही उग्र ऊर्जा वाले ग्रह जब पृथ्वी तत्व यानी 2, 6, 10 में जाते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी मतलब मिट्टी। हाँ, आग और मिट्टी। क्या होगा? जब आग मिट्टी के संपर्क में आती है ना, तो वो उसे पकाकर ईंट की तरह एकदम ठोस बना देती है। ओह, मतलब वो ऊर्जा भी एक तरह की जिद्दीपन में बदल गई। इंसान बहुत अड़ियल हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इंसान अपनी बात पर अड़ने लगेगा। और जब यही उग्र ग्रह वायु तत्व में जाते हैं, यानी 3, 7, 11 में, तो वायु आग को फैलने में मदद करती है। तो क्या इंसान बेकाबू हो जाता है? नहीं, बल्कि इंसान बहुत लचीला हो जाता है। वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल फालतू में लड़ने झगड़ने में नहीं करता। तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करता है, रणनीतियां बनाता है। स्मार्ट बन जाता है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और तत्व बचा है, जल तत्व। आग पर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? और यही सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग बदलाव है। जल तत्व में जाते ही सूर्य और मंगल जैसे ये उग्र ग्रह बुझने लगते हैं। मतलब उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। पानी आग को कमजोर कर देता है और वहां सिर्फ धुआं उठता है। और ज्योतिष में धुआं यानी मानसिक भ्रम या कंफ्यूजन। अच्छा। ऐसे में व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। वो अत्यधिक भावुक हो जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता और अक्सर इसकी वजह से जीवन में अलगाव आ जाता है या बेवजह के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब ये जो ग्रह है ना, ये एक बेहतरीन मंच कलाकार या स्टेज एक्टर की तरह हैं। स्टेज एक्टर? वो कैसे? मैं इसे ऐसे सोच रहा हूँ कि मान लीजिए स्क्रिप्ट वही है, एक्टर भी वही है, लेकिन अगर आप उस एक्टर को एक एक्शन वाली फिल्म के सेट पर रखेंगे जो कि अग्नि तत्व है, तो वो वहां जमकर तलवार चलाएगा। हाँ बिल्कुल।
लेकिन अगर आप उसी सेम एक्टर को एक रोमांटिक या बहुत ही इमोशनल ड्रामा वाले सेट पर रख देंगे जो कि जल तत्व है, तो वो वहां तलवार थोड़ी ना चला सकता है, वहां तो उसे रोना ही पड़ेगा। आपकी ये एक्टर वाली उपमा काफी हद तक सही है, बस इसमें एक छोटी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगी। हाँ बताइए। एक्टर सिर्फ डायरेक्टर के कहने पर अपनी एक्टिंग नहीं बदल रहा है। दरअसल उस सेट का माहौल ही उसके अंदर से वो अलग भावना खींचकर बाहर ला रहा है। अच्छा, मतलब वो अंदर से बदल रहा है। हाँ, जल तत्व में जाने पर उसकी आक्रामकता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन या कुंठा में बदल गई है। वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए अंदर ही अंदर उबल रहा है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। ये बात ना उस रटने वाली विद्या को पूरी तरह नकारती है, जहां लोग बस याद कर लेते हैं कि ये ग्रह अच्छा है और ये बुरा। बिल्कुल। ये एक बहुत तार्किक कारण देता है कि क्यों कोई ग्रह एक ही इंसान के लिए अलग अलग समय या परिस्थिति में बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। जी, लेकिन देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ तत्वों पर आकर ही नहीं रुकता। तत्वों के इस प्रभाव के बाद एक और परत है जो इन ग्रहों के व्यवहार को और भी अधिक गहराई देती है। एक और परत, वो क्या है? वो है राशियों के प्रतीक, यानी कि उन राशियों से जुड़े जानवर और उनके अंतर्निहित गुण। जानवर? मतलब हमारी कुंडली के अंदर एक पूरा चिड़ियाघर है। आप ऐसा कह सकते हैं? थोड़ा इसे विस्तार से बताइए, जानवरों वाला क्या कॉन्सेप्ट है? दरअसल हर राशि का एक प्रतीक होता है और बीएनएन के मनोविज्ञान में उस प्रतीक का सीधा असर इंसान की मूल प्रवृत्ति पर पड़ता है। कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण के तौर पर जो 1, 5 और 9 राशियां हैं अग्नि तत्व वाली, उनका संबंध सिंह यानी शेर जैसे जानवरों से है। तो अगर किसी के ग्रह इस शेर वाली राशि में बैठे हैं, तो क्या वो इंसान शेर की तरह निडर और बोल्ड होगा? बिल्कुल, वो सिर्फ निडर ही नहीं होगा, बल्कि उसमें शेर की तरह एक रॉयल्टी या एक तरह का शाही अंदाज भी होगा। मतलब वो बॉस बनना चाहेगा। हाँ, वो झुंड का नेतृत्व करना चाहेगा। इसके अलावा ग्रहों के अपने गुण भी होते हैं जो परिणाम तय करते हैं। गुण मतलब कैसे गुण? जैसे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। क्या आपने राजसिक और तामसिक गुणों के बारे में सुना है? मैंने सुना जरूर है और मुझे लगता है कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए इस तामसिक शब्द का थोड़ा आसान मतलब क्या है? क्या तामसिक का मतलब सिर्फ बुरा या राक्षसी होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग तामसिक का मतलब सिर्फ बुरा मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? तामसिक का असली मतलब है अंधकार, जड़ता, इग्नोरेंस या किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह पाले रखना। अच्छा, मतलब अज्ञानता। हाँ, तामसिक ग्रह जैसे कि शनि, राहु और केतु जहां भी बैठते हैं या जिस भी त्रिकोण को प्रभावित करते हैं, वहां वे एक तरह का अंधकार या भ्रम पैदा करते हैं। वे इंसान को सच्चाई देखने से रोकते हैं। और राजसिक ग्रह क्या करते हैं? दूसरी तरफ राजसिक ग्रह कर्म, गतिविधि और भौतिक इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं। वो आपको दुनियादारी में लगाते हैं। अब इसे थोड़ा जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए जो 4, 8, 12 राशियां हैं जल तत्व वाली, मैंने पढ़ा था कि इन्हें ब्राह्मण राशियां माना गया है ना? हाँ बिल्कुल, ये धार्मिक, शुद्ध और आध्यात्मिक कार्यों से जोड़ती हैं। तो अगर इस एकदम शुद्ध ब्राह्मण राशि में जो आध्यात्म का प्रतीक है, कोई राहु जैसा घोर तामसिक ग्रह आकर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या आध्यात्मिकता में भी कोई अंधकार पैदा हो सकता है? 100%। और देखिए, यहीं पर ज्योतिष का असली मनोविज्ञान काम आता है। कैसे? अगर किसी आध्यात्मिक जल राशि में राहु आ जाए तो वो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक की भूख तो जगाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देगा। भ्रमित कर देगा मतलब वो भगवान को मानेगा या नहीं? वो मानेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के नाम पर अंधविश्वास, रहस्यमयी विद्याओं या काले जादू जैसी चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। बाप रे! हाँ, वो ज्ञान की खोज तो करेगा, लेकिन शायद गलत साधनों से या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। ये उस तामसिक फिल्टर का प्रभाव है जो शुद्ध आध्यात्म को एक तरह से गंदा कर देता है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब चीजें इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, अब तक हमने बात की कि एक ग्रह कैसे बर्ताव करता है या एक तत्व कैसे काम करता है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में स्थिति इतनी आसान तो होती नहीं। क्या होगा अगर एक ही दिशा में यानी एक ही त्रिकोण में कई सारे ग्रह एक साथ आ जाएं? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। तब कौन सा ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा? क्या वो आपस में लड़ेंगे? और यहीं आता है बीएनएन का सबसे तकनीकी और सच कहूं तो मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, डिग्रियों का चेन सिस्टम।
हाँ, और मैं बता दूं कि यही डिग्रियों का चेन सिस्टम BNN की असली रीढ़ है। वो कैसे? पारंपरिक ज्योतिष में लोग अक्सर सिर्फ ये देखते हैं कि एक ही घर में अगर 4 ग्रह बैठे हैं तो वो सब मिलकर खिचड़ी बना देंगे। हाँ, सब मिक्स हो जाएगा। लेकिन BNN बहुत ही व्यवस्थित और लॉजिकल है। एक ही त्रिकोण में बैठे ग्रहों के बीच का संबंध उनकी डिग्री से तय होता है। डिग्री वही जो 0 से 30 डिग्री के बीच होती है हर ग्रह की? सरल लेकिन गहरा है। कम डिग्री वाला ग्रह हमेशा अपने से अधिक डिग्री वाले ग्रह की ओर बढ़ता है। अच्छा। और वो अपना काम उसी के माध्यम से करवाता है। मतलब ऊर्जा हमेशा कम डिग्री से ज्यादा डिग्री की तरफ प्रवाहित होती है। मैं से एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी त्रिकोण में चंद्रमा 4 डिग्री पर है, फिर मंगल है जो 6 डिग्री पर है, राहु 9 डिग्री पर है और शनि 10 डिग्री पर है। ठीक है। तो इसका मतलब चंद्रमा अपनी ऊर्जा या अपना काम मंगल को सौंपेगा, क्योंकि मंगल की डिग्री उससे ज्यादा है। एकदम सही। फिर मंगल उस काम को राहु के पास ले जाएगा और राहु अपना अंतिम फैसला शनि के माध्यम से करवाएगा, क्योंकि शनि की डिग्री सबसे ज्यादा यानी 10 है। हाँ, ये फ्लो बिल्कुल ऐसा ही होगा। यार, ये तो एकदम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। कॉर्पोरेट ऑफिस? अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और गहराई से समझाइए। देखिए, मैं ऐसे सोचता हूँ, चंद्रमा सबसे कम डिग्री पर है, सिर्फ 4 डिग्री। तो वो समझ लीजिए ऑफिस का सबसे जूनियर कर्मचारी है या कोई नया इंटर्न है। ठीक है। उसके पास एक फाइल है या कोई काम है, लेकिन वो खुद बड़ा फैसला नहीं ले सकता। तो वो क्या करेगा? वो अपनी फाइल अपने इमीडिएट बॉस मंगल को दे देता है, जो 6 डिग्री पर है। हाँ, लॉजिकल है। मंगल थोड़ा एक्शन वाला मैनेजर टाइप का इंसान है। वो उस फाइल पर काम करता है, अपनी ऊर्जा डालता है और फिर उस फाइल को आगे वाइस प्रेसिडेंट राहु के पास बढ़ा देता है, जो 9 डिग्री पर है। और राहु क्या करेगा उस फाइल का? राहु तो वैसे भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है, तो वो उसमें अपना दिमाग लगाता है, थोड़ा नियम तोड़ मरोड़ कर उस फाइल को सबसे सीनियर बॉस यानी CEO शनि के टेबल पर रख देता है, जो 10 डिग्री पर है। बहुत बढ़िया। और फाइनल अप्रूवल तो CEO शनि ही देगा ना। क्या ये सिस्टम सच में ऐसे ही काम करता है? ये एकदम सटीक और बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अगर हम इसे असल जिंदगी पर लागू करें ना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। वो क्या? अगर मान लीजिए कि ये पूरा संयोजन पृथ्वी तत्व में बन रहा हो, यानी 2, 6, 10 के त्रिकोण में, जो कि करियर का त्रिकोण है, तो क्या होगा? तो ये साफ साफ दिखाता है कि इस इंसान को रातों रात सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? शनि तो CEO है, वो तो तुरंत काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ चेन रिएक्शन काम कर रहा है। ये व्यक्ति की आजीविका और जीवन में स्थिरता आने की एक पूरी प्रक्रिया है। ये एक सीक्वेंशियल इफेक्ट को दर्शाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होगा। बिल्कुल। जीवन की कोई भी बड़ी घटना एक झटके में नहीं होती। पहले इंसान के मन में एक विचार आता है, जो कि चंद्रमा है। हाँ, फिर वो उस विचार के लिए भागदौड़ और प्रयास करता है, जो मंगल है। अच्छा। फिर वो कोई शॉर्टकट या कोई आउट ऑफ द बॉक्स तरकीब लगाता है, जो कि राहु का काम है। और आखिर में? और अंत में उसे बहुत कड़ी मेहनत और थोड़ी देरी के बाद स्थायित्व या नौकरी मिलती है, जो कि शनि देता है। वाह! मतलब हमारे जीवन की सफलताएं और संघर्ष कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि इसी कॉर्पोरेट चेन सिस्टम के तहत फाइल के पास होने का एक पूरा सफर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ही सुकून देने वाली बात है कि चीजें इतनी अव्यवस्थित नहीं हैं, बल्कि एक तय प्रक्रिया से गुजर रही हैं। हाँ, इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। लेकिन ये चेन सिस्टम तो इस जन की फाइलों और इस जन के बॉस की बात कर रहा है। अब नोट्स के हिसाब से एक बहुत ही गहरे और थोड़े रहस्यमयी विषय की ओर बढ़ते हैं। उत्तर दिशा या जल तत्व का त्रिकोण 4, 8, 12। जी। ऐसा कहा जाता है कि ये त्रिकोण एक ऐसा पुल है जो इस जीवन को पिछले जन्मों से जोड़ता है। हाँ, इस 4, 8 और 12 के त्रिकोण को अक्सर मोक्ष त्रिकोण भी कहा जाता है। मोक्ष त्रिकोण? आप इसे एक अदृश्य रिकॉर्ड रूम मान सकते हैं। ये इस बात का पूरा बहीखाता रखता है कि एक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों से क्या साथ लेकर इस दुनिया में आया है। और वो वही खाता कैसे देखा जाता है? मतलब अगर इस त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो क्या होता है और अशुभ ग्रह हो तो क्या होता है? देखिए, अगर इस जल त्रिकोण में गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति पिछले जन्म के अच्छे कर्म, दान पुण्य और एक तरह का सकारात्मक क्रेडिट लेकर आया है। मतलब उसका पिछला बैलेंस अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ अशुभ या तामसिक ग्रह बैठे हैं, तो वो पिछले जन्म के भारी कर्मों के बंधन या एक तरह के कार्मिक कर्ज को दर्शाते हैं।
तो क्या हम इसे सच में पिछले जन्म की बैलेंस शीट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये पिछला कर्ज इस जन्म में चुकाना कैसे पड़ता है? क्या कोई बैंक आकर हमसे इस जन्म में पैसे मांगता है? अरे नहीं नहीं, ये कर्ज पैसों में नहीं चुकाया जाता। तो फिर कैसे? ये कर्ज इंसान को अपनी भावनाओं, टूटे रिश्तों और मानसिक संघर्षों के रूप में चुकाना पड़ता है। मतलब मेंटल टॉर्चर। आप ऐसा कह सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है, उनके पास घर, गाड़ी, पैसा, मतलब भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ होता है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। फिर भी वे अचानक बहुत भावुक, भ्रमित या दुनिया से एकदम कटे कटे से रहने लगते हैं। उनके अंदर एक वैराग्य आ जाता है। हाँ, ऐसा बहुत बार देखा है। लोग अचानक कहने लगते हैं कि यार अब इन सब चीजों में मन नहीं लगता, सब मोह माया है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी अशुभ ग्रह की सजा है? देखिए, ये कोई सजा नहीं है, ये उसी जल तत्व का असर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा। जब हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो ये 4, 8, 12 का त्रिकोण अपने आप सक्रिय होने लगता है। तो उम्र के साथ इसका कनेक्शन है? बिल्कुल। अगर वहाँ तामसिक ग्रह हैं, तो इंसान को दुख या धोखे मिलते हैं, और ये इसलिए होता है ताकि उसका इस भौतिक दुनिया से मोह भंग हो जाए। दूर करता है। अंततः इसका उद्देश्य इंसान को दुनियावी बंधनों से आजाद करके मोक्ष की ओर ले जाना ही है। अद्भुत। मतलब कर्मों का बंधन भी समझ आ गया, जीवन में काम कैसे होता है उसका वो कॉर्पोरेट चेन सिस्टम भी समझ आ गया। हाँ। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी मेरे दिमाग में खटक रहा है। वो क्या है? ये सब होगा कब? मतलब वो कौन सा दिन होगा जब मुझे वो नौकरी मिलेगी? हाँ। या वो कौन सा पल होगा जब मन में वैराग्य आएगा? टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप। हाँ, और जहां तक मुझे पता है, यहीं आकर बीएनएन प्रणाली पारंपरिक ज्योतिष के नियमों को पूरी तरह से खिड़की से बाहर फेंक देती है। बिल्कुल, क्योंकि पारंपरिक ज्योतिष में घटनाओं का समय तय करने के लिए महादशा और अंतर्दशा जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, वो जो कहते हैं कि मेरी शनि की 7.5 या महादशा चल रही है। सही कहा। लेकिन वो महादशाएं 10, 15 या 20 साल तक लंबी हो सकती हैं। अब आप ही सोचिए, इतने लंबे समय में ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि सटीक रूप से कोई घटना किस दिन घटेगी। 20 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। तो फिर इस बीएनएन सिस्टम में समय कैसे तय होता है? बीएनएन में इन लंबी दशाओं का कोई काम नहीं है। यहाँ घटना का समय पूरी तरह से गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी ट्रांजिट। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए। गोचर का मतलब क्या है? आसमान में जो ग्रह घूम रहे हैं वो? हाँ, गोचर का मतलब है कि इस वक्त, इसी पल आसमान में ग्रह वास्तव में कहाँ घूम रहे हैं। जब आसमान में घूमता हुआ कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के किसी विशेष त्रिकोण में प्रवेश करता है, तो वो उस पूरे त्रिकोण में बैठे सभी ग्रहों को एक साथ जगा देता है, या कह ले कि एक्टिवेट कर देता है। और इसके साथ ही नोट्स में एक बेहद ही दिलचस्प थ्योरी का जिक्र है, हिट थ्योरी। ये हिट थ्योरी क्या है? ये गोचर का सबसे सूक्ष्म और अचूक रूप है। देखिए, गोचर का ग्रह है उस पूरे त्रिकोण को तो जगाता ही है। हाँ। लेकिन वास्तविक घटना यानी असली धमाका या इम्पैक्ट तब होता है जब आसमान में घूम रहे ग्रह की सटीक डिग्री आपकी जन्म कुंडली में बैठे किसी ग्रह की डिग्री से बिल्कुल मैच कर जाए। मतलब एकदम सेम डिग्री हो जाए। हाँ, एकदम सेम। इसे ही हिट करना कहते हैं। हाँ। मैं इसे भी एक विजुअल से समझने की कोशिश करता हूँ। बताइए। ये तो बिल्कुल एक स्नाइपर के ट्रिगर दबने जैसा है। स्नाइपर? हाँ, मान लीजिए मेरी कुंडली में सूर्य 15 डिग्री पर बैठा है। ठीक है। अब आज के दिन आसमान में केतु गोचर कर रहा है और घूमते घूमते वो भी ठीक 15 डिग्री पर आ जाता है। तो क्या केतु दूर से मेरे सूर्य को स्नाइपर की तरह हिट करेगा? बिल्कुल। और रियल लाइफ में इसका क्या असर होगा? क्या अचानक उस दिन मेरे बॉस से या किसी अथॉरिटी फिगर से भयंकर लड़ाई हो जाएगी? हाँ, आपने बिल्कुल सटीक पकड़ा है। ये स्नाइपर वाली उपमा एकदम फिट बैठती है यहाँ। सच में? हाँ, जैसे ही दोनों की डिग्रियां आपस में टकराएंगी या कह लें कि हिट करेंगी, ट्रिगर दब जाएगा। और फिर धमाका? बिल्कुल। चूंकि सूर्य मान सम्मान, पिता और बॉस का कारक माना जाता है और केतु अलगाव या अचानक आने वाले कष्ट का प्रतीक है, तो पूरी संभावना है कि ठीक उसी दिन आपके अपने बॉस से बहस हो जाए या पिता के साथ कोई बहुत बड़ा तनाव पैदा हो जाए। आपको किसी लंबी दशा के खत्म होने का इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे वाह!
ये घटना उसी दिन उसी पल घटेगी जब वो डिग्री मैच होगी। ये भविष्यवाणी के तरीके को कितना लेजर फोकस्ड और गणितीय बना देता है। मतलब यहाँ कोई अंदाजा या तुक्का नहीं चल रहा, सब कुछ डिग्रियों के सटीक गणित पर टिका है। बिल्कुल। और इसके अलावा ग्रहों के बीच जो 2-12 का संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे होना, अच्छा। और 7वें भाव का संबंध जो आमने सामने का होता है, वो भी इसी गोचर और हिट थ्योरी के तहत बहुत ही सटीक परिणाम देता है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कितनी बारीकी से और कितने सटीक गणित पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, तो अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आज की इस गहन चर्चा ने एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी है। वो क्या? कि ये बीएनएन प्रणाली कोई जादू टोना या रहस्यमयी विद्या नहीं है। ये दिशाओं, तत्वों और डिग्रियों का एक बेहद तार्किक और व्यवस्थित विज्ञान है। हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये हमें दिखाता है कि कैसे ग्रह अपने आसपास के माहौल या तत्व के हिसाब से एक एक्टर की तरह अपना रूप बदल लेते हैं। बिल्कुल। कैसे डिग्रियों का वो चेन सिस्टम एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह फाइलों को जूनियर से सीनियर तक आगे बढ़ाता है। कैसे जल त्रिकोण में हमारे पिछले जन्मों की पूरी बैलेंस शीट रखी जाती है। और सबसे बढ़कर कैसे एक स्नाइपर की तरह काम करने वाली हिट थ्योरी हमें घटनाओं का बिल्कुल सटीक समय बताती है। और मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि इस जानकारी की प्रासंगिकता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योतिष पर यकीन करते हैं। हाँ, जो नहीं मानते उनके लिए भी ये दिलचस्प है। बिल्कुल। अगर आप इसे सिर्फ एक वैचारिक ढांचे या फ्रेमवर्क के रूप में देखें, तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतने बड़े और जटिल डेटा को, मतलब मानव जीवन की असंख्य घटनाओं को, तत्वों और दिशाओं के एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में पिरोया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये हमें मनोविज्ञान के स्तर पर भी खुद को जांचने का मौका देता है। वो कैसे? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी ग्रहों की ही तरह अपने आसपास के पर्यावरण या अपनी संगत के हिसाब से अपना बर्ताव बदल रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है ये। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी स्वाभाविक ऊर्जा किसी गलत माहौल में जाकर महज कुंठा या जिद्दीपन बन रही है? हाँ, ये स्वनिरीक्षण और आत्म जागरूकता का एक बहुत ही शानदार टूल बन सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत में हमने उस उड़ते हुए पत्ते की बात की थी जो हवा के रुख पर निर्भर लगता है और जिसके गिरने को हम महज एक इत्तेफाक मान लेते हैं। जी। लेकिन आज हमने देखा कि उस पत्ते के पीछे एक पूरा चेन सिस्टम, एक भारी भरकम गणित और सटीक डिग्रियों का खेल चल रहा है। एकदम सही। तो बस जाते जाते मैं आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हमारी सफलताएं और हमारे संघर्ष ग्रहों की डिग्रियों के चेन रिएक्शन और सटीक हिट थ्योरी के ट्रिगर से पहले ही तय हो रहे हैं, तो क्या हम सच में आजाद हैं? सोचने वाली बात है। या फिर हम केवल एक कॉस्मिक डोमिनो इफेक्ट का हिस्सा हैं, जहां ब्रह्मांड ने एक ईंट गिराई है और हम बस एक के बाद एक गिरते चले जा रहे हैं? या फिर एक और संभावना भी है, क्या इस पूरे चेन सिस्टम को समझकर, अपनी कमजोरियों और अपने पर्यावरण के प्रभाव को पहचान कर हम अपनी जागरूकता से इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम बदल सकते हैं? शायद हाँ। क्या ये ज्ञान ही हमें इस खेल से आजाद कर सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार एक नई खोज और एक नई गहन चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने आसपास के पैटर्न पर नजर बनाए रखिए।